गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग उग्रवाद के उद्भव और स्वदेशी आंदोलन पर चल रहे हैं। तो जरा सा वो टॉपिक मुझे याद दिलाना। तो कहां पर हम लोग छूटे हुए हैं? कहां? कर्जन। कर्जन के लास्ट लाइन कहां समाप्त किया है मैंने? अच्छा, स्वदेशी आंदोलन। तो आप नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दीजिए। लिखिएगा। हाँ हाँ, स्वदेशी आंदोलन के कारण। हाँ, हेडिंग स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन के कारण। हाँ, कारण। और जहां कारण लिखा है ना, वहां पर वहां पर डैश देकर पहले लिखिए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। हाँ, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। हाँ, हाँ, हाँ। किसानों पर भू राजस्व का अत्यधिक दबाव। किसानों पर भू राजस्व का अत्यधिक दबाव। किसानों पर भू राजस्व का अत्यधिक दबाव। अत्यधिक दबाव। पॉइंट। अच्छा, आज वाला क्वेश्चन का आंसर कर। अच्छा, आज तो नहीं, कल मिलेगा। सॉरी, आज तो तुम लोग क्वेश्चन कल मिलेगा। कल कल जो मैंने 2 क्वेश्चन दिया है उसी से एक क्वेश्चन है कर्जन के ऊपर, जो कल तुम लोग को लिखना है। नहीं, कल कैसे छुट्टी है? परसों भी छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी कैसे कर दिया? देखो, संडे वाला तुम कह रहे हो संडे का क्लास भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर भी डिस्टर्ब। तुमको ट्यूसडे तक क्लास लेने दो। जिनको मंडे को जाना है मंडे का क्लास करके जाओ। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना ट्यूसडे वाला। हमें अपना कोर्स करने दो। हम ट्यूसडे तक क्लास लेंगे और ट्यूसडे के बाद फिर तुमको संडे वाला छुट्टी कर देंगे। फिर ये साइंटिफिक है। अब मान लो आज तुम छुड़वा दो हमको ट्यूसडे को क्लास, फिर संडे को कहोगे, संडे को आएगा नहीं बच्चा, और फिर उसमें पता चला कि ले दे कि उससे भी ज्यादा लॉस हो गया। तो जो मंडे को जाना चाहते हो जाओ, तुम रिकॉर्ड देख लेना। एक रिकॉर्डिंग की सुविधा तो मैं तुमको दे ही रहा हूं ना। वहां तो मैं ही खड़ा हूं, कोई मेरी जगह दूसरा तो आएगा नहीं। तो तुम मेकअप तो कर ही सकते हो उसको। मैंने ऐसा कंटिन्यूअस क्लास मैं मान रहा हूं कि डिस्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी तो उससे काम चला जा सकता है ना, ऐसा थोड़ा है। तो इसलिए अगर मान लो जो आदमी जिनको मंडे को जाना है, हमारी तरफ से हैप्पी होली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ट्यूसडे तक क्लास लूंगा, जितने भी बच्चे उपस्थित रहोगे, और ट्यूसडे का मैं मॉर्निंग में लेके छोड़ दूंगा। जो लोग ट्यूसडे को मंडे को वैध रूप से छुट्टी नहीं है, तो इसलिए मंडे को तुमको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, लेकिन ट्यूसडे की रिकॉर्डिंग मैं सबको दिलवा दूंगा जो लेना चाहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग काम चलाते हैं। और इतना छुट्टी छुट्टी करते हो, क्या करोगे इतनी छुट्टी करके? मुझे टेंशन होता है तुम लोगों का फ्यूचर को देख के, और तुम लोग होली मनाने चले हो, है ना। हाँ हाँ, तो क्या लिखा है आपने? राजस्व का अत्यधिक दबाव। हाँ हाँ, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। हाँ 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 हाँ, लिखिए। हाँ, बढ़ती हुई अकाल। हाँ, पॉइंट 2, बढ़ती हुई अकाल और भूखमरी की घटनाएं। बढ़ती हुई अकाल एवं भूखमरी की घटनाएं। पॉइंट नंबर 3, मध्य वर्ग में। मध्य वर्ग में बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या। हाँ, अब नीचे देकर लिखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, वो आर्थिक फैक्टर था, ये राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक में वही 3 है जो हम लोग कर्जन में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए आपके लिए राजनीतिक कारक में वही 3 दोगे। अब डैश दे दो, और डैश दे के लिखो, वही तीनों का नाम लिख दो। मैं अब एक ही साथ लिखवा देता हूं, उसका डेट ऊपर दिया हुआ है, इसलिए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट।
कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट और बंगाल का विभाजन। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट और बंगाल का विभाजन, और बंगाल का विभाजन। विभाजन ये ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने फिर इसको इस कांड के बारे में जानू। अब नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दो और लिखो स्वदेशी हेडिंग, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का विस्तार, का विस्तार। के पहले नीचे लिखो बंगाल, बंगाल, और बंगाल में डैश देकर लिखो कि देखिए देखिए कि हाँ, जिस समय इस विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई, जिस समय इस विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई, इस विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत की गई, हाँ, उस समय हाँ, उस समय से अर्थात उस समय से ही अर्थात 1904 अर्थात 1904 से ही इस योजना का विरोध आरंभ हो गया। इस योजना का विरोध आरंभ हो गया था, विरोध आरंभ हो गया था, विरोध आरंभ हो गया था। देखिए हाँ, फिर 7 अगस्त 1905 में, 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल मीटिंग, कलकत्ता टाउन हॉल मीटिंग के पश्चात टाउन हॉल मीटिंग के पश्चात औपचारिक रूप में, औपचारिक रूप में, औपचारिक रूप में इस योजना का विरोध आरंभ हुआ। औपचारिक रूप में इस योजना का विरोध आरंभ हुआ। औपचारिक रूप में इस योजना का विरोध आरंभ हुआ। इट इज पॉइंट क्लियर? अब देखो बच्चों, अब इसमें बहुत सारे मुद्दे आते हैं। जैसे नॉर्मली तुम बुक्स भी पढ़ते हो तो बुक्स में सारे मुद्दे विजुअल होता नहीं है। जैसे तुम अगर पढ़ते होगे तो एक इश्यू होता है, दूसरा इश्यू होता है और 2-3 इश्यू होते हैं, लेकिन वो उसमें पता नहीं चलता है कि इस डेटा को लें या ई विचार को लें। ऐसा कभी महसूस क्यों हो बुक पढ़ने क्रम में, या इसको ले उसको ले, तो ले दे के बट तुम अल्टीमेटली हमारे नोट्स पर ही आ जाते हो। गौर करके देखते हो तुमको ऐसा लगता है कि वहां से हम कुछ जोड़ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और हम लोग जितनी बार बुक पढ़ते हैं उतनी बार उसकी एक नई मीनिंग मिलती है। तो धीरे 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 तुमको डेवलप कर जाएगा। जैसे अगर एक बार अगर पूरी चीजें डाइजेस्ट हो जाएगी ना, ये सब चीजें जो क्लास वाली चीजें हैं, तब जब बुक पढ़ोगे तो तुमको नई चीज खुद दिखेगी जो अभी नहीं दिख रही होगी। अभी तुम बुक्स पढ़ते होगे तो तुमको लगता है अरे वही चीज तो है, सर ने इतना बढ़िया मटेरियल में एक ही जगह दे दिया है, अब इसमें। तो एक बात तुम जान लो सच्चाई, कि बुक रीडिंग का सब्स्टिट्यूट सच्चाई में नहीं कोई होता। बुक रीडिंग करने से मीनिंग मिलती है। अब मीनिंग मिलती है, जैसे आप कहने का अर्थ है क्लास में हम तुमको लाख डिक्टेट करें तो हर इंच तो भर नहीं सकते ना, क्योंकि हर इंच भरेंगे तो पता चला कि कितना लंबी चीज बात है, और संभव भी नहीं है। और फिर हर चीजें भरने का एक अलग गर्व फायदा है कि महत्वपूर्ण चीजों पर से तुम्हारी निगाह हट जाएगी, है ना? वो भी तो ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो पॉइंट में तुम कहीं 4 पॉइंट पाते हो तो उतना तुमको ध्यान है, उसको पता चला कि इलेबोरेट करके हम उसको 4 पेज कर दे तो फिर तुमको दिखेगा नहीं ना। तो वो मतलब हम लोगों का जो, हमारी जो कोशिश है तुम लोगों के साथ, वो यही है कि डायरेक्ट तुम चीजों को, क्रक्स को पकड़ लो और उस क्रक्स को तुम क्वेश्चन में इस्तेमाल करना सीख लो। और क्वेश्चन में ह्यूमैनिटीज में किस प्रकार से दोहरा अप्रोच होता है, कभी हम पक्ष में जाते हैं, कभी विपक्ष में जाते हैं, तो कम से कम तुम लोगों को इस तरह का कंफ्यूजन फ्यूचर में ना रहे
कि हाँ हमें यहाँ ये स्टैंड लेना है या इस क्वेश्चन पर वो स्टैंड लेना है। तो अब यहाँ पर कुछ घटनाक्रम में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हाँ एक लाइन और लिखो कि 16 अक्टूबर 1905, हाँ 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, हाँ 1905, हाँ 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 1905 को, 1905 को इस योजना का क्रियान्वयन हुआ, इस योजना का क्रियान्वयन हुआ, क्रियान्वयन हुआ और उसी तिथि को उसी तिथि को, उसी तिथि को बंगाली लोगों ने रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर, रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर आपसी एकता की घोषणा की, आपसी एकता की घोषणा की। एक मिनट रुकना, क्या तुम लोग को पता है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसमें किस पार्ट को अलग किया गया था? मैंने पता है कि नहीं, चूंकि मैं जानना चाहता हूं। पता है, जैसे पश्चिम बंगाल और पूरब में, तो ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी पार्ट बिहार और उड़ीसा, जहां की 38 मिलियन जनसंख्या थी, को एक तरफ रखा गया, और उधर पूर्वी बंगाल में ढाका, राजशाही और चिटगांव। तो हुआ क्या कि बंगाली लोग पड़ गए अल्पसंख्यक, क्योंकि बिहारी और उड़ीसन उनसे हो गए ज्यादा, और बिहारी और उड़ीसन लोगों को पसंद नहीं करते थे बंगाली लोग, क्योंकि उनको अपनी कल्चर के प्रति विशेष मतलब लगाव था। तो वैसे भी तुम देखोगे बंगाल में बंगाली कल्चर अपना एक अलग पहचान है, और वो उस पर बंगाली लोगों को काफी आज भी गर्व होता है। वहाँ की चाहे कितने भी शिक्षित लोग हों, जैसे आप तुम देखोगे जब प्रेसिडेंट थे हाँ, तो उन्होंने कभी भी दशहरा का त्योहार, चाहे कुछ हो, फॉरेन डेलीगेशन हो, कुछ भी हो, दशहरा के त्योहार में सीधा वो कलकत्ता जाते थे, क्योंकि वो अपने कल्चर से। अभी भी तुम बंगाल में देखोगे तो अधिकतर लोग टीचिंग जॉब पसंद करते हैं, इधर आईएएस आईपीएस में जाने लगे हैं। पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट था, आईपीएस हुआ था, वो बंगाल का ही था, तो उससे हमको बहुत चीज़ जानने का मौका मिला कि वहाँ के यूथ का इंजीनियर था, और उसको अपना मूड कर गया, उसके मदर ने भी सपोर्ट कर दिया, तो आ गया इधर प्रिपरेशन करने। अदरवाइज वो बहुत पसंद नहीं करते हैं आज की तारीख में। टीचिंग जॉब वहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, फ्राइडे तक होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और हर वीक में कहीं निकल जाते हैं घूमने। और उसका कल्चर तो तुम जानते हो, आज भी कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसमें दोपहर में दुकानें आपको बंद हो जाती है, जो कि मछली चावल खा के लोग सोना पसंद करते हैं। तो मतलब यह है कि अपनी कल्चर है, अपनी कल्चर एक पहचान है उनकी। तो वो बिहारी और उड़ीसन के कारण उनका लग रहा था कि भाई हम ये लोग हमारे कलेजे पर थोप दिए गए हैं, और वो चाहते थे अगर ये सेपरेट हो जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने सेपरेशन वैसे नहीं किया। सेपरेशन कैसे किया? तो ढाका, राजशाही और चिटगांव, इनको सेपरेट कर दिया, और इसको सेपरेट करके बना दिया पूर्वी बंगाल। और ढाका, राजशाही, चिटगांव में क्या हुआ कि पॉपुलेशन वहां जो था, अब 12 मिलियन हिंदू थे और 18 मिलियन मुसलमान थे। तो अब उससे क्या हुआ कि वहां पर तो सॉरी 12 लाख हिंदू थे और 18 लाख मुसलमान थे। तो अब वहां पर क्या हुआ पूर्वी बंगाल में, अच्छा, और जब कर्जन से पूछा गया तो कर्जन ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम, बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था आ गई है, प्रशासन का संचालन एक तरफ से मुश्किल हो रहा है, तो अगर आपको प्रशासन के संचालन से मतलब था तो आप यहाँ से जाने देते इनको, उड़ीसन और बिहार को कट के अलग करते और बंगाल को रहने देते, लेकिन वैसा नहीं किया। और फिर उसने जो स्पीच दिया वहां जाकर पूर्वी बंगाल में, उसने कहा कि हम आप लोगों को वह एकता प्रदान करने जा रहे हैं मुस्लिमों को, कि जो आप पुराने राजाओं और नवाबों के समय से पूरे आपने कभी भी मुगल गवर्नर्स के टाइम से अब तक वह एकता नहीं प्राप्त की है, वो एकता हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया कि भाई तो राष्ट्रीय एकता को तोड़ रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। तो कर्जन को उस समय ऐसा अनुमान नहीं था कि इस तरह का मूवमेंट होगा, जिसका उसको अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा प्रतिरोध हो जाएगा। उसको लगा कि कोई नहीं, जमींदार लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, वो लोग तो प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि उनकी आधी जमींदारी इधर रहेगी, आधी जमींदारी चली जाएगी पूर्वी बंगाल में। तो उनके साथ दिक्कत ये होगी कि उनको अलग अलग अधिकारी नियुक्त करने होंगे, अलग गुमास्ते नियुक्त करने होंगे, अलग कारकुन नियुक्त करने होंगे, यानी अलग
क्लर्क नियुक्त करने होंगे, तो उनके सामने चुनौतियां आएगी और वो चुनौतियां को वो थोड़ा झेलेंगे, थोड़ा प्रतिरोध करेंगे, शांत हो जाएंगे। पूंजीपतियों को लगा हाँ पूंजीपति प्रतिरोध कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि पहले हुगली बंदरगाह था, अब हुगली बंदरगाह के समानांतर चिटगांव बंदरगाह आ जाएगा, तो इनका जो बिजनेस है वो आधा चला जाएगा चिटगांव बंदरगाह की तरफ। तो उससे क्या होगा कि जो व्यापारी और पूंजीपति है वो प्रतिरोध कर सकते हैं। तीसरा उसको लगा कि लॉयर भी प्रतिरोध कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तो एक हाई कोर्ट है, ढाका हाई कोर्ट, और तब उसके समानांतर जब तुम देखो अफसर अभी एक हाई कोर्ट है, हुगली हाई कोर्ट माने कलकत्ता हाई कोर्ट, और कलकत्ता हाई कोर्ट से सेपरेट होकर जब ढाका हाई कोर्ट चला जाएगा उधर पूरब में, तो उनके क्लाइंट बढ़ जाएंगे, इसलिए वो प्रतिरोध करेंगे। नहीं, इतना प्रतिरोध करेंगे इसका अंदाज कर्जन को नहीं था। और यह जो स्वदेशी मूवमेंट है वह एक नया ट्रेंड बन गया पूरे नेशनल मूवमेंट में, यू हैव टू नोटिस इट, और इसके एक व्यापक रिलीवेंस को तुमको देखते हुए चलना पड़ेगा। तो यहाँ तो देख लिया आपने। हाँ, अब नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा। हाँ हाँ लिखिए, हाँ कि बंगाल, हाँ पैराग्राफ चेंज, हाँ बंगाल, बंगाल, हाँ पैराग्राफ चेंज कर तुम बंगाल ही लिख रहे हो ना, हेडिंग नहीं है उस तरह। हाँ हाँ, बंगाल में इसकी अभिव्यक्ति, इसकी, हाँ इसकी अभिव्यक्ति नहीं, सॉरी लिखो, हाँ बंगाल में इसकी निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखी गई, इसकी निम्नलिखित हाँ निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखी गई, देखी गई, डैश देकर, हाँ 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 लिखिएगा रचनात्मक स्वदेशी अथवा आत्मशक्ति, रचनात्मक स्वदेशी अथवा आत्मशक्ति, हाँ हाँ हेडिंग है, पॉइंट फर्स्ट, रचनात्मक स्वदेशी अथवा आत्मशक्ति, रचनात्मक स्वदेशी अथवा आत्मशक्ति, आत्मशक्ति डैश देकर लिखिएगा। लिखिए, हाँ इसका बल, इसका बल, इसका बल, हाँ इसका बल, हाँ स्वदेशी, स्वदेशी एवं रचनात्मक कार्यों पर रहा था, रचनात्मक कार्यों पर रहा था, रहा था। लिखिए, हाँ अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, सतीश चंद्र मुखर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, सतीश चंद्र मुखर्जी आदि, सतीश चंद्र मुखर्जी आदि इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आदि इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कर रहे थे। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए, राजनीतिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार, डैश देकर लिखिए। हाँ देखिए, हाँ देखिए इसका बल ब्रिटिश वस्तुओं, इसका बल ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार पर था, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार पर था, बहिष्कार पर था। लिखिए, हाँ उग्रवादी, हाँ लिखिए उग्रवादी, उग्रवादी, उग्रवादी इसे, उग्रवादी इसे, इसे, हाँ इसे, हाँ सरकारी सेवा न्यायालय, सरकारी सेवा न्यायालय सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहते थे, सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहते थे, सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहते थे। हाँ इसका प्रतिनिधित्व, इसका प्रतिनिधित्व, इसका प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, हाँ प्रतिनिधित्व, हाँ
बंगाल में बिपिन चंद्रपाल, बंगाल में बिपिन चंद्रपाल, बंगाल में बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष कर रहे थे। बंगाल में बिपिन चंद्रपाल एवं अरविंद घोष कर रहे थे। विपिन चंद्रपाल एवं अरविंद घोष कर रहे थे। पॉइंट नंबर 3, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। अब डैश देकर लिखिए, यह वह काल था जब युवाओं का एक वर्ग, यह वह काल था जब युवाओं का एक वर्ग, युवाओं का एक वर्ग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ गया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ गया था, बढ़ गया था, बढ़ गया था। उदाहरण के लिए, हाँ सर एक मिनट जस्ट, बढ़ गया था। हाँ क्या, हाँ 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 हाँ, तथा वह गुप्त संगठन के रूप में काम करने लगा था। गुप्त संगठन के रूप में काम करने लगा था। गुप्त संगठन के रूप में काम करने लगा था। काम करने लगा था। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, हाँ उदाहरण के लिए, पी मित्र, पी मित्र, हाँ पी लिख दूं, हाँ मतलब क्या कहोगे, पी मित्र के द्वारा स्थापित, पी मित्र के द्वारा स्थापित कलकत्ता अनुशीलन समिति, पी मित्र के द्वारा स्थापित कलकत्ता अनुशीलन समिति, कलकत्ता अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, तथा पुलिंद दास के द्वारा स्थापित, पुलिंद दास के द्वारा स्थापित, पुलिंद दास के द्वारा स्थापित ढाका अनुशीलन समिति आदि, पुलिंद दास के द्वारा स्थापित ढाका अनुशीलन समिति, पुलिंद दास के द्वारा स्थापित ढाका अनुशीलन समिति आदि आदि। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए, हेडिंग देकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और डैश दीजिए और लिखिए तिलक के द्वारा राजनीतिक उग्रवाद पर बल, तिलक के द्वारा राजनीतिक उग्रवाद पर बल, राजनीतिक उग्रवाद पर बल और गणेश उत्सव, और गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव, या क्या, गणेश भगवान होते हैं ना, हाँ हाँ, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से, और शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों को संगठित करने का प्रयास, गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों को संगठित करने का प्रयास, संगठित करने का प्रयास। हो गया ना पॉइंट, पॉइंट थर्ड, नहीं नेक्स्ट वन लिखिए, महाराष्ट्र के बाद लिखिए, हाँ पंजाब, पंजाब डैश देकर लिखिए, हाँ
लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा राजनीतिक उग्रवाद पर बल, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा राजनीतिक उग्रवाद पर बल दिया जाना। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट लिखिए, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, हाँ लिखिए, हाँ मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा रचनात्मक स्वदेशी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा रचनात्मक स्वदेशी पर, मोतीलाल नेहरू के द्वारा रचनात्मक स्वदेशी पर, रचनात्मक स्वदेशी पर बल दिया जाना, रचनात्मक स्वदेशी पर बल दिया जाना, बल दिया जाना। अब नीचे लिखिए दिल्ली, 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 हाँ 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 लिखिए, हाँ हाँ सामान्यतः मुस्लिम इस आंदोलन से पृथक, सामान्यतः मुस्लिम इस आंदोलन से पृथक, मुस्लिम इस आंदोलन से पृथक, परंतु दिल्ली में हैदर रजा, दिल्ली में हैदर रजा के द्वारा आंदोलन को संगठित किया जाना, हैदर रजा के द्वारा आंदोलन को संगठित किया जाना, संगठित किया जाना, आंदोलन को संगठित किया जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दे दो, नेक्स्ट नाम दे दो, मद्रास, मद्रास, हाँ लिखिए, हाँ लिखिए, मद्रास में चिदम्बरम, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने, पिल्लई ने, चिदम्बरम पिल्लई ने आंदोलन को संगठित किया, चिदम्बरम पिल्लई ने आंदोलन को संगठित किया, चिदम्बरम पिल्लई ने आंदोलन को संगठित किया, संगठित किया। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए, हेडिंग देकर, हाँ लिखिए हेडिंग, हाँ स्वदेशी आंदोलन, हेडिंग स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप, स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप, स्वरूप डाय देकर लिखिए, यह कांग्रेस के नेतृत्व में, यह कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में प्रथम आंदोलन था, कांग्रेस के नेतृत्व में प्रथम आंदोलन था, प्रथम आंदोलन था, हाँ प्रथम आंदोलन था, हाँ हाँ लिखिए, लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ इसकी एक प्रमुख विशेषता यह थी, इसकी एक प्रमुख विशेषता यह थी, इसकी एक प्रमुख विशेषता यह थी, विशेषता यह थी कि इस आंदोलन के मध्य, इस आंदोलन के मध्य, इस आंदोलन के मध्य वे सभी प्रवृत्तियां, आंदोलन के मध्य वे सभी प्रवृत्तियां, वे सभी प्रवृत्तियां लगभग प्रकट हो गईं, वे सभी प्रवृत्तियां लगभग प्रकट हो गईं, वे सभी प्रवृत्तियां लगभग प्रकट हो गईं, प्रकट हो गईं, जिन्होंने 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 आगामी आगामी 50 वर्षों तक, आगामी 50 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य प्रकट होती रही,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य प्रकट होती रही, प्रकट होती रही, प्रकट होती रही, होती रही। हाँ लिखा, हाँ इस आंदोलन में, हाँ इस आंदोलन में उदारवादी, इस आंदोलन में उदारवादी, उदारवादी, उग्रवादी, उग्रवादी, कौमा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, फिर कौमा तथा आरंभिक समाजवादी, आरंभिक समाजवादी, आरंभिक समाजवादी, सभी प्रकार की विचारधाराएं, सभी प्रकार की विचारधाराएं प्रकट हुई, सही प्रकार की विचारधाराएं प्रकट हुई, लिखिए प्रकट हुई, हाँ हाँ लिखिए, हाँ इसके कार्यक्रम, हाँ इसके कार्यक्रम, इसके कार्यक्रम का क्षेत्र भी, इसके कार्यक्रम का क्षेत्र भी, इसके कार्यक्रम का क्षेत्र भी बहुत व्यापक था, इसके कार्यक्रम का क्षेत्र भी बहुत व्यापक था। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए बहुत व्यापक था, उदाहरण के लिए, हाँ लिखिए, हाँ 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 उसमें हाँ डैश देकर पॉइंट ए लिखिए, ए रचनात्मक स्वदेशी, रचनात्मक स्वदेशी तथा आत्मशक्ति, इसको पॉइंट 1 कर दो, हाँ पॉइंट 1, रचनात्मक स्वदेशी अथवा आत्मशक्ति, आत्मशक्ति पॉइंट 1 कर देना एक ही जगह, क्योंकि एक ही हमको जरूरत पड़ेगी फिर। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो कई प्रवृत्तियां हैं, अब हम बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां नहीं समझो वहां पूछ लेना कि रचनात्मक स्वदेशी और राजनीतिक बहिष्कार की नीति। ऐसे क्वेश्चन जो बनाते हैं ना, तो अब क्वेश्चन का साइज होता है 150-200 शब्द, तो कहीं से क्वेश्चन को मोल्ड कर देते हैं वो, तो बच्चे को समझ में आता नहीं। तो हम चाहते हैं ये कि कोई भी एरिया तुम लोगों की आंखों से छूटे नहीं। जैसे तुम आगे मैं क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा ही, तो तुमको पता चलेगा कि नॉर्मली लोग समझते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें, लेकिन बच्चों के पास पहले इन्फॉर्मेशन हो तब तो क्वेश्चन का आंसर लिखे। आप आगे क्वेश्चन का नेचर देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि इतना इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर करोगे नहीं। लिखना तो बाद की चीज है ना, कैसे लिखा जाए ये मुद्दा तो तब आता है क्या लिखा जाए। अगर क्या लिखा जाए नहीं है तो कैसे लिखा जाएगा, तो मुद्दा ही समाप्त हो गया वहीं। तो इसलिए उन चीजों को, तो तुम रिवीजन ठीक से कर रहे हो ना, उसमें सारे एस्पेक्ट पर गौर कर रहे हो, जितना एस्पेक्ट हो सारे एस्पेक्ट पर गौर कर रहे हो ना। अगर इस तरह की मुश्किलें आ जाती है तो उसी एस्पेक्ट से अपना एक एस्पेक्ट बना लेते हो। अब क्या, जैसे अगर तुमको 7, 8, 9 एस्पेक्ट मिला हुआ है और कोई एस्पेक्ट मिक्स करके तुमको क्वेश्चन में डाल दे, ऐसा थोड़ा कंफ्यूज करके, तो पकड़ लेते हुए दिक्कत होती है। क्या सिचुएशन, पकड़ना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने क्या? कुछ खास आश्वासन नहीं दे रहे हो, पकड़ना शुरू कर दिया क्या? पकड़ में आ जाती है ना। जैसे बीपीएससी में जाओगे तो बड़ा यूनिक टाइप का, कभी कभी क्या होता है कि स्टेट का सेटर सबको खुद समझ में आता नहीं है क्वेश्चन, कई बार वो है कि नहीं, ऐसा उलझा के सेट कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखो, स्टेट में भी जाओगे तो क्वेश्चन वो स्ट्रेट पूछेंगे, लेकिन तुम्हारा उत्तर की क्वालिटी फिर भी बाकी से अलग हो जाएगी। लोग कहते हैं क्वेश्चन स्ट्रेट पूछते हैं, तो स्टेट में याद रहेगा तभी तो लोग लिखेगा कि स्वदेशी अधियोगदान ही पूछे। कितने बच्चे को 3-4 पॉइंट पर जाके एग्जॉस्ट कर जाएगा, तुम्हारे पास 10 पॉइंट निकल के आएगा। तो ये तो इजाफा हुआ ना। कितना भी अगर आपसे पूछेगा फ्रांस की क्रांति का कारण क्या है, तुम भी लिखो मैं भी लिखता हूं, और देखो कैसे फर्क पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? वो तो एक एग्जामिनर के पास में, बशर्ते एग्जामिनर पूरी कॉपी पढ़ ले। कभी कभी को स्टेट में डाउट लगता है हाथ जरा सा, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, कि वहां का जो टीचर है पूरी कॉपी पढ़ता है कि नहीं। कभी कभी हमें डाउट हल्का सा लगता है, लेकिन रिजल्ट फिर ठीक ठाक ही आता है। अच्छे बच्चे जो यहाँ होते हैं वहां भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि पढ़ता होगा। लेकिन यूपीएससी पर जितना मुझे भरोसा होता है ना, मैं दिल की बात तुमको बताता हूँ, उतना स्टेट से मुझे भरोसा नहीं होता। क्योंकि यूपीएससी में दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर आप में क्वालिटी है तो यूपीएससी में आप स्टैंड करोगे। स्टेट वाले में कई बार
हमें ऐसा लगता है कि बच्चा अच्छा क्वालिटी का है लेकिन बिफिटिंग मार्क्स नहीं आया, या हुआ तो कभी किसी एक पेपर में बहुत ज्यादा दे दिया, कभी एक पेपर में कमन एबनॉर्मल टाइप का मार्क्स। कोई बच्चा है, पता चला कि कितना 250 का पेपर है, बच्चा 200 मार्क्स ले घूम रहा है, अरे कैसे तुमने ले आया? अब सोच लो कि नहीं? और कई बार लगता है क्या है तो घूम रहा है कि सर हमको तो इतना ही मार्क्स आया। अब ये समझ में नहीं आता है कि भाई यही बच्चा, हालांकि यूपीएससी में भी घटना होती है कई बार कि एक पेपर में पता चला कि इस बार 30 आया हुआ, अगली बार 130 आया। ऐसी घटना भी देखी गई है, हालांकि हिस्ट्री में 30 वाली घटना नहीं देखी जाती है, क्योंकि इसमें जो कहानी है ना, तो कितना भी कम आता है तो 90, 100 ये सब टच हो जाता है किसी बच्चे का। बहुत वर्स्ट आएगा तो 80 तक आएगा, 30, 35, 18, 15 कुछ कुछ पेपर में आ जाते हैं। वो पेपर जो बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, जिसमें तो वैसे केसेस देखे गए हैं कई पेपर में, लेकिन नॉर्मली हिस्ट्री में ऐसा नहीं आता है। लेकिन कम तो आ सकता है, और कम आता है तो नीचे गिर सकता है, 90 पर चला जाएगा, 80 पर चला जाएगा, 100 पर चला जाएगा। तो इसलिए चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, जो चीज तुम नहीं समझो हमसे पूछो। देखो, अब रचनात्मक स्वदेशी वो डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करता है। डायरेक्ट कन्फ्रंट का मतलब हुआ कि जैसे अब मान लो तुम्हारा, अब तुमको किसी, अब आई एम एक बड़ा डे टू डे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लेना। अब मान लो कि किसी से दुश्मनी है, तो अब शत्रुता है तो कुछ नहीं कर रहा, उसके घर के सामने उसका एक प्लॉट है, वहां गया, रोज वो खूब एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, दूध पी रहा है, शरीर में तेल मालिश कर रहा है, तो उस सामने वाला ये देख के रेस्टलेस हो जाएगा। और टेक्निकली तुम उसको रोक नहीं सकते, भाई ये मैं अपनी जमीन है, मेरा प्लॉट है, हमने आपको टोका है, नहीं टोका है ना। अब वो जो होगा वो हमेशा अपने बालकनी से देखता रहेगा, अब ये क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन रेस्टलेस कर देता है सामने वाले को। और दूसरा है राजनीतिक उग्रवाद। राजनीतिक उग्रवाद में है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, बहिष्कार, हम आपकी वस्तुओं को जलाते हैं, बहिष्कार करते हैं, छोड़ते हैं, हम चक्का जाम करेंगे, हम सरकार के पद से, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देंगे। समझ लो कि नहीं? मैंने हम आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे, तो ये तो डायरेक्ट टकराहट हो गई ना। तो उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो रचनात्मक स्वदेशी आत्मशक्ति की बात करते हैं। तो रचनात्मक स्वदेशी के कई पक्ष हैं। देशी उद्योगों का विकास पर बल दिया जा रहा है, तुम कह सकते हो स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए काम किया जा रहा है, ग्राम पंचायत का गठन किया जा रहा है, ग्रामीण न्यायालय का गठन किया जा रहा है, बहुत सारी ग्रामीण समितियां बन रही हैं, देशी उद्योगों का विकास हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। समझो कि नहीं? राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, देशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो रही है, देशी कला को पुनर्जीवित किया जा रहा है, देशी संगीत को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये सब कुछ इसके मध्य आपको दिख जाएंगे, जो ये आंदोलन है उसके मध्य। तो ये जो प्रवृत्ति तुम देख रहे हो, ये इसके अंतर्गत आ जाएगी, इसी को कहते हैं रचनात्मक स्वदेशी। और राजनीतिक उग्रवाद है, वो तो बहिष्कार की नीति हो गई। उसमें तुम देखते हो कि आगे चलकर गांधी ने भी इसको अपनाया है। तो इसको समझा, आत्मशक्ति का मतलब समझ गए कि नहीं? रचनात्मक स्वदेशी आत्मशक्ति का मतलब समझा कि नहीं? हाँ ना, कुछ नहीं बोलो, नहीं समझा क्या? हाँ, तो थोड़ा सा सिर भी हिलाओ हल्का सा, है ना? हाँ, हाँ, तब डैश दे दो। अच्छा, हाँ, किसका किसका? देखो, दोनों में बड़ा लाइन ऑफ डिमार्केशन है, स्पष्ट विभाजन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अरविंद घोष उग्रवादी चिंतक भी है, बल्कि तुम कहोगे उग्रवादी विचारधारा का जो सही प्रवर्तक है वो अरविंद घोष को माना जाता है। और वही अरविंद घोष क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रेरणा बन जाते हैं। जब बड़ौदा में वो मैनेजर के पद पर थे तो उनका भाई बारिंद्र कुमार घोष उनसे मिलता था। बारिंद्र कुमार घोष तो फुल एंड फुल रेवोल्यूशनरी था, बल्कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरविंद घोष भी फंसे थे, तुमको पता होना चाहिए। तो इसमें बड़ा थीन लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अंतर केवल यही है कि जो राजनीतिक उग्रवाद है वो ब्रिटिश का प्रतिरोध राजनीतिक माध्यम से करना चाहता है। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी है वो भी उग्र राष्ट्रवादी है, परंतु वह उसके लिए गुप्त संगठन, हथियार, राजनीतिक हत्या का सहारा लेने के। वो रूसी निहिलिस्ट और जो आयरिश विद्रोही है या कम्युनिस्टों का जो मेथड है उससे प्रेरित है। ये दोनों में अंतर है, आगे फिर देखेंगे हम लोग। तो अब इसमें डैश देकर पॉइंट ए लिखो। तो अब पॉइंट 1 लिखा ना, अब इसमें ए कर दो, पॉइंट ए में कर दो। हाँ, रचनात्मक सोचते हैं, हाँ, पॉइंट ए में कर दो। हाँ, देशी शिक्षण संस्थानों, हाँ, देशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल, देशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल,
बल, अब डैश देकर लिखिएगा। उदाहरण के लिए सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, मुखर्जी के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए डॉन सोसाइटी, शिक्षा के विकास के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना, शिक्षा के विकास के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना, ये डॉन सोसाइटी शिक्षा पर था, डॉन सोसाइटी की स्थापना। फिर लिखिएगा हाँ, कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना तथा अरविंद घोष उसके प्रधानाचार्य, कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना तथा अरविंद घोष उसके प्रधानाचार्य, उसके प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य देखिए हाँ, उसी प्रकार 1906 में, उसी प्रकार 1906 में, 1906 में कलकत्ता काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन, 1906 में कलकत्ता काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन की स्थापना, 1906 में कलकत्ता काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन की स्थापना, नेशनल एजुकेशन की स्थापना। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, देसी शिक्षण, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी लिखो, देसी शिक्षण। लिखिए देशी उद्योगों की स्थापना, देशी उद्योगों की स्थापना, देशी उद्योगों की स्थापना। डैश देकर लिखिए प्रफुल्ल चंद्र राय, यानी पीसी रॉय, चाहे शॉर्ट में पीसी रॉय भी लिख सकते हो, प्रफुल्ल चंद्र राय भी लिख सकते हो। प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा बंगाल केमिकल्स, बंगाल केमिकल्स तथा चिदंबरम पिल्लई के द्वारा, तथा चिदंबरम पिल्लई के द्वारा, चिदंबरम पिल्लई के द्वारा, पिल्लई के द्वारा देशी नेविगेशन कंपनी की स्थापना, चिदंबरम पिल्लई के द्वारा देशी नेविगेशन कंपनी की स्थापना। देशी नेविगेशन कंपनी की स्थापना। पॉइंट नंबर बी हुआ ना, पॉइंट नंबर सी लिखिए, लिखिए हेडिंग दीजिएगा पॉइंट नंबर सी में। लिखिएगा लिखिए ग्रामीण समितियों एवं स्वयंसेवकों का गठन, ग्रामीण समिति एवं स्वयंसेवकों को संगठित करना, ग्रामीण समिति एवं स्वयंसेवकों को संगठित करना, ग्रामीण समिति एवं स्वयंसेवकों को संगठित करना, संगठित करना। अब डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा कि इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण समिति, इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण समिति, महत्वपूर्ण समिति, महत्वपूर्ण समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित स्वदेश बांधव समिति थी, स्वदेश बांधव समिति थी, स्वदेश बांधव समिति थी। इस समिति ने
इस समिति ने ग्रामीण उत्थान के लिए, इस समिति ने ग्रामीण उत्थान के लिए, इस समिति ने ग्रामीण उत्थान के लिए, ग्रामीण उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इस समिति ने ग्रामीण उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्रामीण उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ओके, हो गया, डी हो गया, क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट डी लिखिएगा कि देशी संस्कृति, देशी संस्कृति को प्रोत्साहन, देशी संस्कृति को प्रोत्साहन। अब डैश देकर लिखिएगा कि लोगों को संगठित करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए परंपरा एवं सांस्कृतिक प्रतीकों पर बल दिया गया, प्रतीकों पर बल दिया गया, बल दिया गया। बल दिया गया। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव तथा बंगाल में जतरा, जतरा समझते हो, वहां का एक डांस है ना जतरा, जतरा का नाम सुना है? बंगाल का एक लोकल फोक डांस है। कुछ फोक डांस वगैरह तुमको जानना पड़ेगा फिल्म्स के लिए, क्या? हाँ, और बंगाल में जतरा का उपयोग, जतरा, हाँ जतरा लिख लिया, जतरा का उपयोग। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा देशी कला, हेडिंग नीचे, अरे डी लिखो ना, देशी कला का, देशी कला का पुनरुत्थान, देशी कला का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। अब डैश दीजिए और डैश देकर लिखिए देशी कला, हाँ लिखिए कि हाँ 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 लिखिए, हाँ लिखिएगा नव विक्टोरियाई कला, नव विक्टोरियाई कला, हाँ नव विक्टोरियाई चित्रकला, नव विक्टोरियाई चित्रकला, विक्टोरियाई चित्रकला को चुनौती देते हुए, नव विक्टोरियाई चित्रकला को चुनौती देते हुए, चुनौती देते हुए, चुनौती देते हुए, देते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ये सब नाम को याद कर लेना तुम लोग एक बार, नहीं तो अपना होने में टाइम लग जाएगा। ये सब ज्यादा टाइम इंटरलाइज करने में मत लो। जैसे अगर आप जानते हो कि बहुत जल्दी खाना का कुकिंग जानते हो ना, तो कुछ चीज फर्मेंट करना पड़ता है, तो फर्मेंट करना पड़ता है तो नॉर्मली पूरे रात भर फर्मेंट करने के लिए छोड़ोगे तो नेचुरल वे में आएगा। और बहुत जल्दबाजी होती है तो कुछ नुस्खा अपनाते हो ना कि 2-3 घंटे में फर्मेंट हो जाए, क्या? तो तुम लोग को 2-3 घंटे में फर्मेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए उपाय यही है कि बार बार रिवाइज करना। जैसे एक बार नाम को रट लो, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, तुम बोर्ड पर देखते हो अवनींद्रनाथ टैगोर, तो अभी तुम लोग बहुत ही बचपना में हो, क्वेश्चन राइटिंग का स्टेज बहुत बाद में फिर मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन राइटिंग के स्टेज में ये सब नाम पचना चाहिए, तब ना उत्तर में आपको निकल कर आएगा। नहीं तो फिर आप लिखोगे तो क्या करोगे, कॉपी से देख के लिखोगे हाँ अवनींद्रनाथ टैगोर, तो वैसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर वैसे घर पर तुम जो लिखते हो या जो आंसर सबमिट करते हो, घर से देख के लिख के लाते हो, क्या करके लाते हो? हाँ, और यहाँ पर जो लिखते हो उसमें ईमानदारी से बताना, कॉपी तो नहीं उलटते हो ना, मैंने एकदम बिल्कुल अपने आप को ईमानदारी से देते हो। नहीं, तुम लोग ईमानदार लोग हो जरूर से। हाँ, इसमें एक कर, क्योंकि तुम बच्चे थोड़ा हो, तुम्हारी तरक्की के लिए देख के लिखोगे तो फिर फायदा उतना नहीं होगा, फायदा होगा फिर भी उतना नहीं होगा। अगर एक्सटेम्पोर लिखोगे तो ज्यादा फायदा होगा।
तो ये सब नाम को रटना पड़ेगा, क्योंकि अब जितना नाम लिखते हैं बोर्ड पर तुम तो लपकते हो, पहली बार सुनते हो, तो उसको जब तक अपना इन नामों को नहीं बनाओगे तो राइटिंग में कैसे लिखोगे। एक बात अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत माता का पहला चित्र इन्होंने ही बनाया था, 2015 में नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। तो लिखना यहाँ ब्रैकेट में ही डाल देना कि भारत माता का प्रथम चित्र, हाँ एक मिनट, हाँ अवनींद्रनाथ टैगोर पूरा नहीं हुआ है ना लाइन सेंटेंस, क्या है, हाँ अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुगल चित्रकला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुगल चित्रकला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। मुगल चित्रकला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, हाँ पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, हाँ प्रयास किया, ओके, हाँ ठीक है, हाँ। अब अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में अपना ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना कि प्रथम भारत माता का चित्र, हाँ भारत माता का प्रथम चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा निर्मित। मतलब भारत माता बोलते हैं ना, तो कभी मन में जिज्ञासा होती है, अगर माता है तो अपने माता का एक चेहरा होता है ना कम से कम, जैसे आप अपनी माता को याद करते हो कि फेस आता है, अगर फेस नहीं रहे तो फिर माता की फीलिंग नहीं आती ना, तो एक फेस तो होना ही चाहिए फीलिंग आने के लिए। तो वो फेस अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक भारत माता का चित्र खींचा, जो देखा होगा उसको लगता होगा कि अच्छा भारत माता ऐसी दिखती है, जिसने लोगों में एक फीलिंग दी ना, भावना दी राष्ट्र के प्रति। तो जो चित्र है उसने अपने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया है। हाँ, अब इसी में लिखना कि उसी प्रकार नंदलाल बोस के द्वारा भी, नंदलाल बोस के द्वारा भी भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में, नंदलाल बोस के द्वारा भी भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। उसमें पैराग्राफ चेंज करना, पॉइंट मत बदलना, पैराग्राफ चेंज करना। हाँ पॉइंट, हाँ लिखो, हाँ कि हाँ इस काल में देशी संगीत को ही प्रोत्साहन मिला, इस काल में देशी संगीत को ही प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहन मिला। लोगों को संगठित करने के लिए संगीत का भी सहारा लिया गया, लोगों को संगठित करने के लिए संगीत का भी सहारा लिया गया। लिखिए, हाँ इसी आंदोलन के मध्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध संगीत अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, हाँ सोनार बंगला, हाँ 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 बंगला लिखा, चाहे रचना, हाँ चाहे हाँ लिखा, अमार सोनार बंगला लिखा। आगे यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। राष्ट्रीय गान बन गया, हाँ, बांग्लादेश का। ऑब्जेक्शन अपने लोग क्यों रखेंगे? ये तो अपने लोग के गर्व की बात है। हम लोग तो मुस्कुरा रहे थे कि भाई पंजाबी जिन्ना साहब आपका द्विराष्ट्रीय ध्यान देखिए। ये तो जिन्ना के मुंह पर तमाचा था, वो तो कब्र से निकल कब्र में उसकी आत्मा तरफ रही होगी, समझ रहे हो कि नहीं? वो कहा हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं,
और वहां से जाके पूछते कायदे आजम साहब जरा चल के सुनिए राष्ट्रीय गीत। आप देखिए कैसे बंगाली संस्कृति हावी हो गई आपके इस्लाम पर। तो हम लोगों के लिए गर्व की बात थी नेकी और पूछ पूछ। तुमसे कोई नकल मारने आता है कि भाई साहब आप कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लू बताइए, तो तुमको गर्व होता है या क्रोध होता है? तो फिर तो मतलब ये हुआ कि इसमें तो मतलब ही नहीं है हम लोगों को ये, केवल हम लोग तो खुश हो रहे थे, बल्कि बांग्लादेश को आजाद कराने में भी रोल था हम लोगों का। हम लोग के पर्यवेक्षक वहां खड़े थे जिस समय उनका झंडा तोलन हो रहा था इंडिया का। इंडिया पहला कंट्री था जिसने उसको मान्यता दी थी, तो वो अपने लोगों का बच्चा था उस समय। तो अपने लोग क्यों ऑब्जेक्शन करते उसमें? ये तो इंडिया की जीत थी। 90,000 पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के गिरफ्त में थी। पाकिस्तान की एक भाग भूभाग पर कब्जा था। जुल्फिकार अली भुट्टो बाल नोच रहा था अपना। इससे खुशी की बात इंडिया के लिए क्या हो सकती थी? क्या? हाँ, तो वही यूएनओ में चिल्लाते, यूएनओ कुछ कर नहीं पाया ना। यूएनओ आगे प्रस्ताव कैसे बता? रसिया जो वीटो करने के लिए बैठा हुआ था, तो रशियन वीटो के सामने तो यूएनओ का कुछ चला नहीं। अमेरिका ने भेजा अपना हाँ यूएसएस, वो अपना वो न्यूक्लियर युद्धपोत भेजा, तो रसिया ने अपना युद्धपोत उसके पीछे भेज दिया बंगाल की खाड़ी में। मामला वहां सलट गया। और इधर इंडियन आर्मी जो है वो नियाजी है, वो नियाजी ने बांग्लादेश में समर्पण कर दिया पाकिस्तान को। तो हम लोगों के लिए तो ये तो टोटल वैसी विक्ट्री तो फिर इंडिया को मिली नहीं, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास आ गया है ना। उस स्टेज पर हम लोग जाएंगे तो वो चला सकता है। ये फियर आ गया। इसमें तो बालाकोट में जो ऑपरेशन किया मोदी की सरकार ने, बहुत बड़ा रिस्क लिया। वॉर एस्केलेट कर सकता था, ये बात तो मैं मानता हूं। इतना क्रेडिट में आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हुई सरकार का, मैं वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू। लेकिन इतना मैं लोहा मानता हूं कि इतना रिस्क कांग्रेस सरकार नहीं लेती जो बालाकोट में इसने लिया। इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब उसको पॉलिटिकल दूसरा डायरेक्शन दे दिया जाए। उस रात जो हुआ, उस मॉर्निंग में, क्योंकि पाकिस्तान के भूभाग पर 1971 से पहले इस तरह का इंडिया ने हमला नहीं, पाकिस्तान का भूभाग था ना। अगर पीओके रहता तो बात दूसरी थी, लेकिन तो बालाकोट था। वो तो मतलब एकदम उसका सीमा का अतिक्रमण किया। वो तो अच्छा 12 यहां से गए थे मिराज, सुबह के खुशियां मना रहे हो, लेकिन अगर उसमें से 5 मिराज को गिरा दिया होता पाकिस्तान, तब क्या मातम छाता इंडिया को? साधारण सा रिस्क था। आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पता नहीं उसका मिसाइल सो रहा था, समझ लो कि नहीं। और एक बात जान लो, थैंक्स दो सैटेलाइट को, इंडियन सैटेलाइट को एकदम एक्यूरेट मारा, और पाकिस्तान के पास ऐसा सैटेलाइट नहीं था, पाकिस्तान पिछड़ गया। हम लोग न्यूक्लियर हथियार आने के बाद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के बाद अगर सैटेलाइट रहता तो इंडिया से कहां से चला है जहाज, जैसे यहां से उड़ता, आगरा से जयपुर से उड़ा ना, वहीं से उसका सैटेलाइट पकड़ के आ रहा है, आ रहा है, इतने एक बार वहां से निशाना लेता, हम सारे 12 के 12 मिराज गिर जाते इंडिया के। साधारण नहीं, आप बॉर्डर क्रॉस कर, उसका मिसाइल है, कैसे आप रोक सकते हो? और दुर्भाग्य यह है कि हमारा सबसे कमजोर पहलवान मिग 21, क्या खोई होता है ना। मिग 21 यही समझो कि वैसे भी गिरता रहता है। पिछले 7-8 वर्ष तुम पढ़ोगे न्यूज में, मिग 21 क्रैश कर गया। हमारा मिग 21 ने उसको F-16 को देख लिया। वो तो हो गया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, क्योंकि F-16 काफी डेवलप्ड है। F-16 का जवाब सुखोई ही दे सकता है इंडिया में, दूसरा कोई नहीं। और F-16 के सामने मिग 21 से लड़ा दिया इसने। ये भी अपने आप आया उसको खदेड़ के मारा। इसका राजदूत वहां पर पकड़ा गया, इसका पायलट, उस पायलट को बाइज्जत उसको रिहा करना पड़ा। ये बहुत बड़ी विक्ट्री इंडिया की है। अब इसको चाहे पॉलिटिक्स में लोग जो भी डायरेक्शन दे दें, समझ रहे हो कि नहीं, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता है, और ऐसा इंडिया का पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुआ था। अब एक भी आतंकवादी हमला जब इंडिया में होगा तो पाकिस्तान इतना डर जाएगा कि पहले ही खोजबीन शुरू कर देगा कि भाई कहीं हमारे यहां से कोई कनेक्शन तो नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और यही मोदी की सरकार को अब चुनाव जिता देगा, नहीं तो बीच में स्थिति इनकी बड़ी खराब थी, चुनाव हार जाते। तो लेकिन फिर भी डरने की बात है, चुनाव जीतने के बाद ऐसा ना हो जाए कि इनको इतना ज्यादा, 2-3 जो चुनाव जीत लेता है तो फिर पेशेंस को दबाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ब्रिटेन की जनता की तरफ इंडिया की जनता प्रभुत्व तो है नहीं कि इज फिट फॉर वॉर बट नॉट फॉर पीस, चर्चिल को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ था। तो खैर देखो, मान के चलते हैं सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम लोग बुद्धिमान लोग हो, इतिहास के स्टूडेंट हो, देश को एक नई दिशा दोगे क्या? तो
आगे बढ़िए। अब देखो यहां पर तुम ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डाल कर मैं एक टर्म डाल रहा हूं, ब्रैकेट में एक टर्म डाल रहा हूं, तुम लोग उस टर्म को यूज करना, मतलब यूज करने का मतलब कि इससे एक क्वेश्चन तुमको और निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं टर्म डाल रहा हूं। तो वहां पर नीचे ब्रैकेट डालो, तो ये तुम्हारे लिए, परीक्षा तक मत पास कर देना इसको। इसमें लिखना, हाँ हाँ, कि स्वदेशी आंदोलन के योगदान, स्वदेशी आंदोलन के योगदान वाले प्रश्न में भी, स्वदेशी आंदोलन के योगदान वाले प्रश्न में भी उपर्युक्त बिंदुओं की चर्चा होनी चाहिए, उपर्युक्त बिंदुओं की चर्चा होनी चाहिए। मैंने यहीं पर मैंने योगदान भी निपट दिया, समझ रहे हो ना। उपर्युक्त बिंदुओं की चर्चा होनी चाहिए, बिंदुओं की चर्चा होनी चाहिए। अब ऐसा उसको ब्रैकेट को बंद कर दो, और ऊपर थोड़ा सा देखो, तो हम लोगों ने एक तो मेजर पॉइंट हम लोगों ने डाला हुआ था प्रकृति अथवा स्वरूप, उसके आगे क्या किया हुआ था जरा सा अब बताइएगा तो। आप सकते हैं ना। अब नीचे थोड़ा सा एक, हाँ, अब जैसे वो पॉइंट वन था ना स्वदेशी, आप सकते पॉइंट वन था, पॉइंट टू लिखिएगा, हाँ, पॉइंट टू लिखिएगा, हाँ, 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 हम्म, 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 हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, राजनीतिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार, डैश देकर लिखिए, हाँ, 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 कि हाँ, हाँ, लिखिए, हाँ, हाँ, या ब्रिटिश शासन के समक्ष, या ब्रिटिश शासन के समक्ष पहली बड़ी चुनौती थी, ब्रिटिश शासन के समक्ष पहली बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कांग्रेस ने प्रतिवेदन की राजनीति को छोड़कर, प्रतिवेदन की राजनीति को छोड़कर आंदोलन की राजनीति, प्रतिवेदन की राजनीति को छोड़कर आंदोलन की राजनीति को अपना लिया था, प्रतिवेदन की राजनीति को छोड़कर आंदोलन की राजनीति को अपना लिया था। समझ रहे हो कि नहीं। अब पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, और पॉइंट नंबर थर्ड में लिखिए, सामाजिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, डैश देकर लिखिए, इस आंदोलन ने कांग्रेस के सामाजिक आधार का, इस आंदोलन ने कांग्रेस के सामाजिक आधार का, कांग्रेस के सामाजिक आधार का व्यापक विस्तार किया, कांग्रेस के सामाजिक आधार का व्यापक विस्तार किया, कांग्रेस के सामाजिक आधार का व्यापक विस्तार किया, यथा यथा कांग्रेस का विस्तार मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, कॉमा लिखिएगा, हाँ, छात्र, हाँ, छात्र, छात्र, हाँ, महिलाएं, 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 और कुछ खास क्षेत्रों में, कुछ खास क्षेत्रों में, कुछ खास क्षेत्रों में किसानों के साथ भी हो गए थे, कुछ खास क्षेत्रों में किसानों के साथ भी हो गए थे, किसानों के साथ भी हो गए थे, हो गए थे, हाँ, लिखिएगा, हाँ, जमींदारों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था, जमींदारों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था, समर्थन किया था,
देखिए हाँ, महिलाएं बहिष्कार की नीति, महिलाएं बहिष्कार की नीति से जुड़ गई, महिलाएं बहिष्कार की नीति से जुड़ गई, महिलाएं बहिष्कार की नीति से जुड़ गई, जुड़ गई, बहिष्कार की नीति से जुड़ गई, छात्र भी और जुड़ गई। हाँ हाँ, उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार हाँ हाँ, उसी प्रकार हाँ हाँ हाँ, पहली बार कांग्रेस आंदोलन में, पहली बार कांग्रेस आंदोलन में औद्योगिक श्रमिकों को भी, पहली बार कांग्रेस आंदोलन से औद्योगिक श्रमिकों को भी, औद्योगिक श्रमिकों से को भी, औद्योगिक श्रमिकों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया, औद्योगिक श्रमिकों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया, जोड़ने का प्रयास किया गया। हाँ, इस प्रकार आगामी 50 वर्षों में, इस प्रकार आगामी 50 वर्षों में, आगामी 50 वर्षों में, 50 वर्षों में, आगामी 50 वर्षों में, हाँ 50 वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रवृत्तियां दिखती हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रवृत्तियां दिखती हैं, उनकी आरंभिक प्रेरणा, वहां आरंभिक उनकी आरंभिक प्रेरणा, उनकी आरंभिक प्रेरणा यहां देखने को मिलती है, यहां से देखने को मिलती है, उनकी आरंभिक प्रेरणा यहां से देखने को मिलती है। अब जरा सा आगे बढ़ना, तो हेडिंग लीजिएगा, नीचे ब्रेक देगा, छोटा हेडिंग। छोटा सा हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा कि बंगाल, 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 हेडिंग है बंगाल एवं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के उग्रवादी आंदोलन के मूल स्वर में, मूल स्वर में, मूल स्वर में अंतर, अंतर, अब मूल स्वर में अंतर, अब अंतर में डैश देकर लिखिएगा। लिखिए कि डैश देकर लिखिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, इसी में लिखना है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का एक प्रेरक तत्व, स्वदेशी आंदोलन का एक प्रेरक तत्व, एक प्रेरक तत्व स्वामी विवेकानंद रहे थे, एक प्रेरक तत्व स्वामी विवेकानंद रहे थे, रहे थे। परंतु धीरे धीरे बंगाल पर तिलक, परंतु धीरे धीरे बंगाल पर तिलक के जुझारू राष्ट्रवाद, तिलक के जुझारू राष्ट्रवाद का प्रभाव
जुझारू, जुझारू समझते हो ना, जुझारू राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ने लगा था, जुझारू राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ने लगा था। हाँ, फिर भी बंगाल में, फिर भी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मौलिक स्वर, फिर भी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मौलिक स्वर, स्वदेशी आंदोलन का मौलिक स्वर आर्थिक ही रहा था, स्वदेशी आंदोलन का मौलिक स्वर आर्थिक ही रहा था, मौलिक स्वर आर्थिक ही रहा था। हाँ, एक तरह से अगर देखा जाए, एक तरह से अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन के नेताओं की अपील से पूर्व ही, स्वदेशी आंदोलन के नेताओं की अपील से पूर्व ही स्वतः स्फूर्त रूप में, स्वतः स्फूर्त रूप में, स्वतः स्फूर्त रूप में, स्वतः स्फूर्त रूप में बंगाल में, स्वतः स्फूर्त रूप में बंगाल में, हाँ, सामान्य लोगों के बीच, सामान्य लोगों के बीच सामान्य लोगों के बीच एक बेचैनी शुरू हो गई थी, एक बेचैनी शुरू हो गई थी। बेचैनी शुरू हो गई थी। इसका कारण था लोगों पर बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव, इसका कारण था लोगों पर बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव। दबाव, देखिए, हाँ, जहां एक तरफ बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति ने, जहां एक तरफ बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति ने, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति ने मध्य वर्ग को परेशान कर दिया था, मध्य वर्ग को परेशान कर दिया था, वहीं अकाल भूखमरी, वहीं अकाल भूखमरी, अकाल भूखमरी और प्लेग जैसी घटनाओं ने, अकाल भूखमरी और प्लेग जैसी घटनाओं ने, प्लेग जैसी घटनाओं ने जन सामान्य में, जन सामान्य में व्यापक असंतोष पैदा किया था, जन सामान्य में व्यापक असंतोष पैदा किया था, असंतोष पैदा किया था। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए महाराष्ट्र भी स्वदेशी आंदोलन का, महाराष्ट्र भी स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा था, गढ़ रहा था। यहां स्वदेशी आंदोलन को, यहां स्वदेशी आंदोलन को संगठित करने का काम, संगठित करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया। परंतु जहां बंगाल के आंदोलन का मुख्य स्वर आर्थिक था,
परंतु जहां बंगाल के आंदोलन का मुख्य मुख्य स्वर आर्थिक रहा था, वहीं महाराष्ट्र के आंदोलन का स्वर मुख्यतः धार्मिक था। महाराष्ट्र के आंदोलन का मुख्य स्वर मुख्यतः धार्मिक था। तिलक ने धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर लोगों को संगठित करने का काम किया। वस्तुतः 19वीं सदी से महाराष्ट्र में सुधारकों का एक वर्ग भंडारकर के नेतृत्व में धार्मिक पुनरुत्थानवाद पर बल दे रहा था। आगे तिलक के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इस प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया। तिलक ने 1896 में 1896 में गौरक्षा समिति का गठन किया था तथा इस मुद्दे पर लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। फिर 20वीं सदी के आरंभ में उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया और उनके माध्यम से जनमत को संगठित करने का प्रयास किया। इससे जुझारू राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला।
जुझारू राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। बढ़ावा मिला। आगे तिलक के जुझारू हिंदू राष्ट्रवाद का प्रभाव। आगे तिलक के जुझारू हिंदू राष्ट्रवाद का प्रभाव। तिलक के जुझारू हिंदू राष्ट्रवाद का प्रभाव भारत के अन्य भागों पर भी देखा गया। भारत के अन्य भागों पर भी देखा गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर धार्मिक प्रतीक का सहारा लिया जाता है राजनीतिक आंदोलन में, तो इसका कोई नकारात्मक पक्ष भी है क्या? क्या है? राइट, बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब देखो, अब मैंने ये क्यों लिखवाया है उसका तुमको कारण पता चल जाएगा। एक प्रश्न, चाहे एक चीज कंप्लीट कर देता हूं तब प्रश्न लिखाता हूं। नीचे ब्रेक देकर लिखो। हाँ ब्रेक देकर, हाँ छोटा सा हेडिंग दो। हाँ लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ छोटा सा हेडिंग, हाँ स्वदेशी आंदोलन। हाँ, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। हाँ, 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 गांधीवादी कार्यक्रम। गांधीवादी कार्यक्रम। गांधीवादी कार्यक्रम का पूर्वगामी। गांधीवादी कार्यक्रम का पूर्वगामी। पूर्वगामी समझते हो ना? अब डैश दे दो और डैश देकर लिखिए। हाँ 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 लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ। अगर एक तरह से देखा जाए, अगर एक तरह से देखा जाए, देखा जाए तो अरविंदो घोष ने, अरविंदो घोष ने, अरविंदो घोष ने, घोष ने 1905 में ही, अरविंदो घोष ने 1905 में ही, 1905 में ही उन समस्त कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया था। उन समस्त कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया था। निर्धारित कर दिया था, हाँ, जिनसे अगर अहिंसा का तत्व, जिनसे अगर अहिंसा का तत्व, जिनसे अगर अहिंसा, अहिंसा सॉरी, हाँ सॉरी, एक हाँ हिंसा, जिनसे अगर हिंसा का तत्व, जिनसे अगर हिंसा का तत्व हटा दिया जाए, जिनसे अगर हिंसा का तत्व हटा दिया जाए, हिंसा का तत्व हटा दिया जाए, तो वह गांधीवादी कार्यक्रम का रूप लेगा। वह गांधीवादी कार्यक्रम का रूप ले लेता। गांधीवादी कार्यक्रम का रूप ले लेता। देखिए, उन्होंने अपना यह कार्यक्रम, उन्होंने अपना यह कार्यक्रम वंदे मातरम, उन्होंने अपना यह कार्यक्रम वंदे मातरम नामक पत्र में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना यह कार्यक्रम वंदे मातरम, अपना यह कार्यक्रम वंदे मातरम नामक पत्र में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया, हाँ प्रस्तुत किया। इसका योगदान में समझ में आ गई आपको, है ना? अब नीचे ब्रेक देकर लिखो। हाँ 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 हाँ, स्वदेशी आंदोलन की सीमाएं। स्वदेशी आंदोलन की सीमाएं। सीमाएं, हाँ, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। लिखिए कि भूमिधारी वर्ग के प्रभाव के कारण, भूमिधारी वर्ग के प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण, हाँ प्रभाव के कारण
भूमिधारी वर्ग के प्रभाव के कारण इसमें प्रगतिशील कृषि, इसमें प्रगतिशील आर्थिक कार्यक्रम नहीं लाया जा सका। इसमें प्रगतिशील कृषि कार्यक्रम, मतलब प्रगतिशील कृषि कार्यक्रम नहीं लाया जा सका। कृषि कार्यक्रम नहीं लाया जा सका, इसलिए सामान्यतः किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके। सामान्यतः किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके और वास्तविक रूप में यह आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन सका। वास्तविक रूप में यह आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन सका। यह आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन सका। अब ये पॉइंट 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। इस आंदोलन के मध्य जो पुनरुत्थानवाद एवं धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया गया, पुनरुत्थानवाद और धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया गया। इस कारण अनायास ही सांप्रदायिक विभाजन को बल मिला। ओके, ये दोनों पॉइंट हो गए। थोड़ा सा मेरा बुकलेट लाना, तो एक चीज हमको दूसरा डील करना है, इसी से आपको थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि इसी पैटर्न पर लिखा हुआ है तो पूरा दोबारा नहीं रिपीट करना पड़े। तुम अपना कॉपी में लिखो तो जहां पर लिखा था कॉपी में हेडिंग दो ना। हेडिंग देना, स्वदेशी आंदोलन के मध्य, हेडिंग, स्वदेशी आंदोलन के मध्य उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद तथा सूरत का विभाजन अब यहां पर डैश देकर लिखना, बुकलेट पेज संख्या 89-90, 89 के बिल्कुल नीचे में है और 90 है। और तुम लोग एक पेज यहाँ पर रिजर्व जगह छोड़ लो, समझ रहे हो ना, एक पेज, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, वो बिल्कुल ही उसी तरीके से है। उसको तुम केवल इसमें आ चुकी, फिर इसको दोबारा लिखवाऊंगा तो तुम लोगों को टाइम भी लगेगा, फायदा नहीं है। इसको घर पर करना। इधर सुन लो कि इसमें क्या है मुद्दा। देखो, तुम मेंटल अलर्ट हो ना, तो कथा सुनो जरा। देखो, हुआ ऐसा कि उदारवादी नेता तो प्रतिवेदन की राजनीति में विश्वास करने वाले थे। उदारवादी नेता का तो दिल रमता ही नहीं था आंदोलन की राजनीति में, ये तो जानते ही हो।
हुआ ऐसा कि बंगाल विभाजन से पहले ही उग्रवादी राजनीति की, तो उग्रवादी चेतना का विकास तो पहले ही देखा गया था। मैंने आपको बताया 1897 में अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश नामक अपने पत्र में द न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड लिखा, और उसमें उन्होंने उन सब की रूपरेखा तैयार कर दी जिसे तुम स्वदेशी आंदोलन के नाम से, जिसको तुम उग्रवादी राजनीति के नाम से जानते हो। फिर तिलक का, लाला लाजपत राय का, सबका आक्रोश था उसके ऊपर। लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन से पहले स्वदेशी आंदोलन महज कागज पर था। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो फिर इससे वास्तविक क्रियान्वयन का अवसर मिला। तो पहली बार 1905 में जब बनारस में अधिवेशन हुआ था, तो बनारस अधिवेशन में देखा गया, क्योंकि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल ने की थी, और एक मुद्दा यह था कि देखो, बंगाल विभाजन तो शुरू हुआ था बंगाल के मुद्दे से, जब विभाजन के मुद्दे से। अब तुम देखोगे इसमें एक दिलचस्प चीज यह है कि अगर बंगाल विभाजन, अगर स्वदेशी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य पूछा जाए तो मुख्य लक्ष्य तब केवल बंगाल का एकीकरण मात्र नहीं रह गया था, शुरू हुआ तो वहीं से, तब इसका मुख्य लक्ष्य बन गया था स्वराज्य। ओके, तो अब जो स्वराज्य इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था, तो ये मूवमेंट चल रहा था, तो बार बार उग्रवादी स्वराज्य की बात कर रहे थे। अच्छा, उदारवादी थे, उनका तो आंदोलन में मन रमता नहीं है, तो प्रतिवेदन वाले लोग थे, लेकिन अब घसीटे जा रहे थे बीच में, क्योंकि अब उनका हाथ नीचे पड़ गया था। जो उग्रवादियों ने सिद्ध कर दिया कि आपने तो बहुत प्रार्थना प्रतिवेदन की राजनीति की, तो क्या हुआ, बंगाल को बांट दिया ना, तब उनकी बोलती बंद थी, तो इसलिए वो चल रहे थे। लेकिन वो इस बात के प्रति सावधान थे कि हमको बहुत दूर नहीं जाना है इनके साथ। तो जब गोपाल कृष्ण गोखले जब बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो पहली बार बनारस अधिवेशन में देखा गया कि महाराष्ट्र के उग्रवादी और बंगाल के उग्रवादी और पंजाब के उग्रवादी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, ये सब एक साथ पंडाल में बैठे हुए हैं कांग्रेस के। एक साथ बैठने का ये उदारवादियों के लिए खतरे की घंटी थी कि भविष्य में ये प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। और वहीं से पहले स्वदेशी स्वराज्य शब्द का प्रयोग या नारा उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने स्पीच में दिया था पहली बार, लेकिन उसकी स्वीकृति 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में चलकर हुई। तो हुआ क्या था कि स्वदेशी आंदोलन के मध्य ही दोनों के बीच मतभेद के बिंदु उभरने लगे थे। बिंदु उभरने का कारण यह था कि उदारवादी नेताओं का कहना था कि देखो भाई, बंगाल का विभाजन बंगाल की समस्या है, इसलिए स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित होना चाहिए। उग्रवादी कहते थे नहीं, आप गलत बोल रहे हो, बंगाल का विभाजन बंगाल की समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष की समस्या है, इसलिए स्वदेशी आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैलना चाहिए। दूसरा, उदारवादियों का कहना था कि अगर आपको बहिष्कार की नीति का पालन करना है तो उसके ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार तक रहने दो इसे। उग्रवादी इसको बहुत दूर तक ले जाना चाहते थे, वो कहते थे कि नहीं, इसे हम न्यायालय, स्कूल, विद्यालय, इवन सरकारी सेवा तक हम इस बहिष्कार की नीति का विस्तार करना चाहते हैं। दोनों के बीच मतभेद के बिंदु तो मूवमेंट के आरंभ से ही उभर कर चला आया था। फिर उदारवादी चाहते थे कांग्रेस पर हमारा वर्चस्व बना रहे। उस समय तक क्या हुआ था कि कांग्रेस पर दो वरिष्ठ नेताओं का वर्चस्व था, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। ये दोनों उदारवादी नेता थे। तो 1906 में जो आगे कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने तिलक को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने चाहा कि हम तिलक को अध्यक्ष के पद पर स्थापित कर दें। तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता ने बड़ी चालाकी की। उन्होंने पहले ही दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष के पद पर नाम प्रस्तावित कर दिया। और दादा भाई नौरोजी इतने वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता थे कि उनको अपोज करने का साहस कोई नहीं कर सकता था, और वो फिजिकली भी फिट नहीं थे अध्यक्षता करने में। तो मोहम्मद अली जिन्ना बतौर उनके सचिव के रूप में काम किया था। ओके, तो बतौर मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके सचिव के रूप में काम किया था दादा भाई नौरोजी के साथ। और वही, लेकिन तब है कि अध्यक्ष का जो पद होता था एक तरह से टाइटलर हेड होता था। वास्तविक शक्ति कांग्रेस की कमिटीज में होती थी, और कांग्रेस की कमिटी पर उग्रवादियों का वर्चस्व था। तो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, इसके बावजूद भी कांग्रेस की कमिटीज के दबाव में आखिरकार कांग्रेस को 4 भारी भरकम प्रस्ताव स्वीकार करने पड़े, और चारों थे वे निष्क्रिय प्रतिरोध का: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस ने अपना लिया। अब नेक्स्ट अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, और नागपुर को आप जानते हो कि हॉटबेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म था, तिलक का गढ़ था।
इधर उदारवादी नेता जब लौटे थे सूरत अधिवेशन, सॉरी कलकत्ता अधिवेशन से, तो उनको ऐसा लग रहा था मानो अपमानित कर दिए गए हो, मानो बीट कर दिए गए हो, मानो उनको दबाव दिया गया है। तो अब नेक्स्ट वन सेशन चूंकि नागपुर में होने वाला था, तो उनको लगा कि नागपुर सेशन में कहीं ऐसा ना हो कि उग्रवादियों का पलड़ा फिर बढ़ जाए, तो इसलिए वो सावधान हो गए और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वेन्यू को चेंज करके सूरत ला दिया। अब चूंकि वेन्यू सूरत आ गया, तो अब उनको लगा हम यहाँ सेफ हैं। और जिस समय फिर भी तिलक को लेकर बढ़े उग्रवादी आगे, तो उन्होंने फिर क्या किया, चला कि रास बिहारी घोष एक उदारवादी नेता थे, उनका नाम मनोनीत कर दिया अध्यक्ष के तौर पर, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। तब तक जवाब दे, पवन ब्राह्मण्स बड़े उग्र हो गए और कांग्रेस के पंडाल में कुर्सियां टूटने लगी, जूते फेंके जाने लगे। उन लोगों ने रास बिहारी घोष को स्वीकार नहीं किया, कोई दादा भाई नौरोजी तो थे नहीं, उतने वयोवृद्ध, उतने वरिष्ठ नेता। तो अब ये स्थिति आ गई, तो जब जूते फेंके जाने लगे, स्थितियां जब बहुत बिगड़ गई, द सिचुएशन बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। और अंत में फिर वही 1907 का सूरत का विभाजन हो गया। उन्होंने जो उदारवादी नेता थे वो एक अलग संविधान लाकर उग्रवादियों को बाहर कर दिया। तो इसी को बोलते हैं सूरत का विभाजन। तो ये दोनों चीज तुमको वहां से कलम से लिख लेना है। घटनाक्रम तो जान ही गए हो, तो उतना समय तुम्हारा बच जाएगा, तब तक हम दूसरा काम कुछ कर लेंगे। अब तुम उतना जगह छोड़ के तब फिर आगे बढ़ो, तो जगह छोड़ा। अब अब लिखो तो मॉडल प्रश्न, मॉडल प्रश्न, मॉडल प्रश्न। डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट, बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन का, विभाजन विरोधी आंदोलन का एक आर्थिक चरित्र था, एक आर्थिक चरित्र था जो महाराष्ट्र के उग्रवादी आंदोलन से भिन्न था। महाराष्ट्र के उग्रवादी आंदोलन से भिन्न था, जिसका एक धार्मिक चरित्र था, जिसका एक धार्मिक चरित्र था। परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। अब ब्रैकेट में लिखो यूपीएससी 1997, सॉरी यूपीएससी 2014, यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा था। अब इसका तो मैंने दे चुका हूं आपको कंटेंट। एक्चुअली ये क्वेश्चन उठा के पूछा था रंजन चक्रवर्ती की बुक से। रंजन चक्रवर्ती वर्ल्ड हिस्ट्री पर लिखे हुए, मॉडर्न हिस्ट्री पर लिखे हुए, विद्यासागर यूनिवर्सिटी बंगाल में वो वाइस चांसलर हैं, और पता नहीं यूपीएससी के क्वेश्चन उनके बुक से होते हैं प्राय। तो वहीं से, जैसे आपने देखा होगा, जो एक क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे थे इनका 1857 के विद्रोह का जो स्वर में जो अर्ध सामंती से सामंती, अर्ध सामंती से आधे राष्ट्रवादी हो गया, वो लाइन भी डायरेक्ट वहां से उठा के पूछा हुआ है। फिर तुमने देखा होगा कि रामकृष्ण परमहंस ने नव हिंदूवाद करके जो क्वेश्चन था, वो लाइन वहां से उठा के पूछा हुआ है, ये लाइन वहीं से उठाकर पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो। नेक्स्ट वन प्रश्न रखो, 1905 के बाद 1905 के बाद भारत में 1905 के बाद भारत में नई रुचियों, के बाद भारत में नई रुचियों टेस्ट, नई रुचियों
और नए लक्ष्यों का उदय हुआ, नए लक्ष्यों का उदय हुआ, जिन्होंने नीति को नई दिशाएं देने के लिए विवश किया, जिन्होंने नीति को नई दिशाएं देने के लिए विवश किया, नई दिशाएं देने के लिए विवश किया, नई दिशाएं देने के लिए विवश किया। ब्रैकेट में लिखो यूपीएससी 1997। अब ये क्वेश्चन का डायरेक्शन तुम लिख सकते हो, लिख दोगे क्या? टिप्पणी कीजिए। चलो, तुमने बहुत ही मैच्योर क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद किया। टिप्पणी कीजिए। हाँ। ये चीज, ये प्रश्न समझदारी बताती है। इसमें कोई पूछता कि सर रुचि का क्या मतलब होता है, तो फिर हमको निराशा होती है। पूछा कि भाई इसमें क्या परीक्षण करना, लिखे टिप्पणी करना, लेकिन इसका मतलब तुम लोगों में समझदारी आ रही है। अब देखो, नई रुचि में कहो तो 4 पॉइंट मेरे सामने रखा हुआ है, लक्ष्य में कहो तो 1 पॉइंट रखा हुआ है, और नीति को नई दिशा में 2 पॉइंट रखा हुआ है। क्या बोलते हो? नई रुचि में हमने क्या दिया है बताते? प्रतिवेदन की राजनीति की अस्वीकृति, तुम लोग लिख डालते इसको। अनुनयनशीलता की जगह आंदोलन की ओर झुकाव, पकड़ लेते। पाश्चात्य मूल्य तथा पश्चिमी संस्कृति की जगह भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण, ये तुम लोगों के दिमाग में नहीं आता, इसे मेरे विचार से लिख ही डालो, आ जाएगा। कुछ ज्यादा दिमाग में आने लगा है बहुत जल्दी। पॉइंट नंबर 4, ब्रिटिश मॉडल की श्रेष्ठता को अस्वीकार करना, और लक्ष्य में दिया है स्वराज्य अथवा स्वशासन प्राप्त करना तथा स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। और नीति को नई दिशा में दिया है प्रार्थना, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र की जगह निष्क्रिय प्रतिरोध पर बल देना, और 2 आंदोलन की राजनीति का आरंभ। मैनेज कर लोगे तुम लोग? तो एक क्वेश्चन और आगे लिख लो तो। हाँ, देखिए कि बंगाल विभाजन ने अनायास ही विराट घटनाओं को जन्म दिया, विराट घटनाओं को जन्म दिया, अनायास ही विराट घटनाओं को जन्म दिया, और अनेक वर्षों के बाद कर दो, अनेक वर्षों के बाद देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया, देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया, देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया, स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हाँ, इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न में तुम लोगों को सुराग नहीं मिलेगी लगता है। किधर ले जाओगे इस क्वेश्चन को? देखो, वहां जो मैंने लिखवाया है इसमें वो सभी प्रवृत्तियां दिखा दो आगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन, लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 को तुम अभी रहने देना। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो कि भारत की स्वतंत्रता तक पहुंचने के बाद, क्योंकि इसमें जो प्रवृत्ति, जैसे महिलाओं की भागीदारी है, श्रमिकों की भागीदारी है, छिटपुट किसानों की भागीदारी हुई, वैसी नहीं हुई, छिटपुट हुई है। यहां पर छात्रों बुद्धिजीवियों की भागीदारी है, बहिष्कार की नीति है, स्वदेशी की नीति है ना, स्वराज्य जैसा लक्ष्य है, स्वराज्य से ही आगे पूर्ण स्वराज्य आएगा। तो तुमको यहां पर इस प्रश्न में दिखाना ये चाहिए। अच्छा, आरंभिक समाजवाद भी है। आरंभिक समाजवाद इसलिए कि हाँ, कुछ ऐसे भी चिंतक स्वदेशी आंदोलन के मध्य हैं जो वहां पर चूंकि आप अरे रूसी क्रांति तो 1917 में हुई, लेकिन मार्क्सवाद तो यूरोप में बहुत पहले से आया हुआ था ना। तो मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद, ये चिंतन तो यूरोप में चल रहा था, और ये बुद्धिजीवी लोग थे तो यूरोपीय साहित्य को तो पढ़ते ही थे। तो धीरे धीरे इनमें भी और
स्वदेशी आंदोलन के मत बंगाल में जो वर्कर्स को, जैसे अपूर्व कुमार घोष हैं, प्रभात कुसुम राय चौधरी हैं, तो ये सब कुछ कुछ यूथ लीडर्स थे जिन्होंने उस समय इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बंगाल में संगठित किया था। तो उनमें आरंभिक समाजवाद का तत्व भी था। ये सारी प्रवृत्तियां क्रिस्टलाइज होकर आएंगी 1930 के दशक तक चलकर, तुम देखोगे 1920-1930 के दशक में चलकर ये सारी प्रवृत्तियां क्रिस्टलाइज होकर आएंगी। गांधीवाद आएगा, बहिष्कार की नीति आएगी, स्वदेशी आएगी, रचनात्मक स्वदेशी आएगी, समाजवाद आएगा, महिलाओं की भागीदारी आएगी, वर्कर्स की भागीदारी आएगी, और यह प्रवृत्तियां एक तरह से, तो तुम वहां पर अंत में देख सकते हो कि स्वदेशी आंदोलन एक भविष्य लक्ष्य आंदोलन था, एक भविष्य लक्ष्य आंदोलन था जिसका दूरगामी परिणाम अंतोगत भारत की आजादी होती। तो एक शुरुआत वहां हो गई ना, तो इसमें हमारे विचार से इसको काउंटर करने का कोई मतलब नहीं। तुम लोगों के दिमाग में एक तस्वीर बनी कि नहीं? क्या दिमाग में कोई तस्वीर बनी या बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? अब देखो, अब तुम लोग को हम छोड़ ही देंगे, हमको 2 मिनट का टाइम दो कि एक डायग्राम, जैसे तुम लोग फर्स्ट हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तुम तो आगे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर याद करो, आदि राष्ट्रवादी से शुरू किए थे क्या? अब आदि राष्ट्रवादी से तुम आगे राष्ट्रवादी पर आए, आधुनिक राष्ट्रपतिवाद, समाज धर्म आंदोलन, उसके बाद तुम चले आए उदारवाद उग्रवादी, दोनों चरण हो गए तो 1907 तक पहुंच गए। अब 1907 से प्रथम विश्व युद्ध तक हम लोग एक चरण बनाएंगे कल के लिए, समझ लो कि नहीं? तो उसमें जो चरण बनाएंगे, उसमें छोटा सा डायग्राम तुम लोग बना लो, उसी लाइन पर तुम लोग पढ़ना जो डायग्राम में मैं आपको दे रहा हूं, समझ लो? यहां पर देना पहले हेडिंग, सूरत की विभाजन के 1907 दे देना, बस मैं छोड़ रहा हूं तुमको 2-3 मिनट के अंदर। सूरत की विभाजन 1907 के पश्चात देना, पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियां, पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियां, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियां, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियां। अब उसमें डैश देकर पहले एक एरो दे दो, के लिए जगह बनाओ, तो नीचे 4 एरो के लिए जगह बनाओ, इसमें लिख देना। हाँ, हाँ, पहला एरो में 4 एरो के लिए जगह चाहिए। हाँ, हाँ, कि उदारवादी आंदोलन ने भारतीय जनता का विश्वास खो दिया। उदारवादी आंदोलन ने भारतीय जनता का विश्वास खो दिया। दूसरा एरो बनाओ तो, ठीक है? हाँ, क्या उग्रवादी आंदोलन बिखर गया, उग्रवादी आंदोलन बिखर गया, उग्रवादी आंदोलन बिखर गया। उसी में ब्रैकेट डाल के दे सकते हो। हाँ, कि तिलक जेल, हाँ, तिलक जेल में, अरविंद घोष पौंडीचेरी, तिलक जेल में, अरविंद घोष पौंडीचेरी, लाला लाजपत राय अमेरिका और अजीत सिंह यूरोप। हाँ, लाला लाजपत राय अमेरिका, अरविंद घोष पौंडीचेरी। इतना फेमस है, क्यों तुम पौंडीचेरी देख रहे हो? कुछ लोग पौंडीचेरी देख रहे हैं कि इस पर प्रॉपर अनुस्वार होगा क्या? पौंडीचेरी, अरविंद घोष पौंडीचेरी, लाला लाजपत राय अमेरिका और अजीत सिंह यूरोप, ये सब जहां तहां बिखर गए, है ना? अब तीसरा एरो बनाओ, तीसरा एरो बनाओ और इसमें लिखो कि उग्रवादी आंदोलन के बिखराव से, उग्रवादी आंदोलन के बिखराव से जो एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई, बिखराव से जो एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई,
जो एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई उसे उसे भरने के क्रम में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, उसे भरने के क्रम में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, का उद्भव हुआ। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। इट इज फाइन क्लियर। उद्भव एवं प्रसार हुआ, लिख दो। उद्भव एवं प्रसार हुआ। अब चौथा एरो दो, बस यही लास्ट है, इसमें लिखो उग्रवादी आंदोलन ने ब्रिटिश को भयभीत कर दिया। उग्रवादी आंदोलन ने ब्रिटिश को भयभीत कर दिया। अतः उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, अर्थात मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया। मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया। ओके, ये प्रवृत्तियां दिख गई ना आपको। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बच्चे इस संप्रदायवाद का विकास क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के साथ हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर चलेंगे, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मध्य प्रवृत्तियां देखेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर हम लोग गांधी पर आ जाएंगे। अब कल आप लोग आइए, कल हम मिलते हैं, कल फिर काम को आगे बढ़ाते हैं।